नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। साल 2023 के लिए एसएम कृष्णा को पद्म विभूषण तो इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिड़ला को पद्म भूषण सम्मान। मरणोपरांत राकेश झुंझुनवाला, नाटू नाटू कंपोजर कीरावानी को पद्मश्री सम्मान। फाइव जी रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं। सिक्स जी की दुनिया में भारत जल्द लगाएगा छलांग। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 6G पर विजन डॉक्यूमेंट जारी। इसी साल से होगी मिशन के पहले फेज की शुरुआत। दिल्ली को सेफ, सुंदर और आधुनिक शहर बनाने का बजट पेश। हटेंगे कूड़े के पहाड़, बढ़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। 78,000 करोड़ रुपए के बजट में शिक्षा और सेहत पर सबसे ज्यादा खर्च। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार फ्लैट। फार्मा, पीएसयू, बैंक, ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स में बढ़त। मिड और स्मॉल कैप में तेजी। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद। दिल्ली में मोदी विरोधी पोस्टर पर बवाल। पुलिस ने किया 36 से ज्यादा एफआईआर। 2 प्रिंटिंग प्रेस मालिक समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। आपने कसा तंज, शिखर पर है तानाशाही। देश में कोविड के बढ़ते नंबर पर एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। आज ली हाई लेवल मीटिंग। हॉस्पिटल की तैयारियों का लिया जायजा। हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया में सबसे ज्यादा धनवान, दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शुमार। इकलौते भारतीय। हुर्र ने जारी की रिच लिस्ट। देश में कोविड के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। एक दिन में 1124 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 5 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में आ गए हैं। आज कोविड के बढ़ते मामले पर प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें कोविड से लड़ने की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, 22 मार्च 2020 आज ही के दिन जनता कर्फ्यू लगा था भारत में। 3 साल बाद हम ये मान के चल रहे थे कि कोरोना जो है वो बीते दिनों की बात हो गया, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग ली है, तो चिंता की बात तो जरूर होगी। क्या क्या हुआ आज की मीटिंग में? चूंकि आपने आज की तारीख को 3 साल पहले की तारीख से जोड़ दिया है, तो बता दूं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जाहिर तौर पे चिंता की बात है। लेकिन कर्फ्यू वाली बात जो 3 साल पहले थी वो दूर दूर तक कहीं नहीं है। ये सही बात है कि जैसे ही मामले थोड़े से बढ़ने शुरू हुए, सरकारी महकमा अलर्ट पे आ चुका है। और प्रधानमंत्री ने आज 4:30 बजे करीब घंटे भर की मीटिंग की और इस बैठक में एक प्रेजेंटेशन दिया गया कि कोविड के मामले किस तरीके से बढ़ रहे हैं, किन किन राज्यों में बढ़ रहे हैं और वो केस कितने गंभीर हो रहे हैं। और इस प्रेजेंटेशन में बताया गया कि पिछले 24 घंटे में करीब 1100 से ज़्यादा मामले देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत गंभीर मामले नहीं है। हाँ, इसमें से 2-4 मौत ज़रूर यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे मुख्य सचिव थे, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव थे, हेल्थ सेक्रेटरी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे और संबंधित मंत्रालय के लोग थे, स्वास्थ्य सचिव थे। और उन लोगों ने प्रेजेंटेशन के बाद ये रणनीति बनी कि 5 तरफा रणनीति बनाई जाए। सबसे पहले जहाँ भी कोविड के कहीं भी संदिग्ध मरीज दिखे, कहीं भी लक्षण दिखे, तो उनकी टेस्टिंग की जाए, उनको ट्रैक किया जाए, उनको ट्रीटमेंट दिया जाए और उसके बाद वैक्सीनेशन पे जोर दिया जाए। इस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए। जिन जिन राज्यों में मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पे एहतियात ज़्यादा बरता जाए। कोविड प्रोटोकॉल एक झटके में लागू ना किया जाए, अलग अलग किस्तों में कोविड प्रोटोकॉल लागू किया जाए। मसलन इंटरनेशनल जो पैसेंजर आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जाए, भीड़ भाड़ इलाके में किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल लागू करना, इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। और इसमें कोविड के साथ साथ इन्फ्लुएंजा का जो मरीज की संख्या बढ़ रही है उसके भी कोरिलेशन को देखने की कोशिश की गई। लेकिन कोई बहुत चिंता, बहुत अफरा तफरी जैसे माहौल में सरकार नहीं दिखी। लेकिन यह है कि समय रहते हर चीज़ तैयार रहे, हॉस्पिटल तैयार रहे, जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती वो तैयारी रहे। इन सब का जायजा यहाँ इस बैठक में लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते आगे, दुनिया में सबसे तेजी से 5G लागू करने के बाद भारत ने मिशन 6G भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत का 6G विजन डॉक्यूमेंट पेश किया और 6G टेस्ट बेड भी लॉन्च कर दिया।
विजन डॉक्यूमेंट में मिशन 6G और टेलीकॉम मंत्री की अध्यक्षता में एक एपेक्स बॉडी की चर्चा है। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक देश में 6G लॉन्च हो जाएगा। आज विजन डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि 6G की तैयारियां 2 फेज में होगी। पहले फेज में 2023 से 2025 के बीच स्टैंडर्ड तय होंगे और दूसरे फेज में 2025 से 2030 के बीच 6G का इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इसमें सरकार स्टार्टअप्स की बड़ी भूमिका देख रही है और प्रधानमंत्री ने घरेलू कंपनियों की इस काम में पूरी मदद करने का भरोसा भी दिया है। 5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं और ये भारत का कॉन्फिडेंस दिखाता है। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी सामने रखा है। ये अगले कुछ वर्षों में 6G रोल आउट करने का बड़ा आधार बनेगा। साथियों, भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। भारत के विकास की इसी रफ्तार को देखकर कहा जाता है, ये डेकेड भारत का टेकेड है। और कैसी होगी 6G की दुनिया, क्या क्या होंगे बदलाव, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। देश में 5G का रोल आउट हो चुका है। आप में से कई लोग उसे एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, लेकिन अब 6G की भी नींव रख दी गई है। तो क्या बदलेगा, आइए वो देखते हैं। 5G से 6G तक का सफर शानदार होने वाला है। क्या चेंज आएगा? हाई फ्रीक्वेंसी यानी बड़ा कवरेज एरिया, हाई कैपेसिटी यानी ज्यादा स्पीड, और लो लेटेंसी यानी कम से कम लैग। ये तो 3 बेसिक चीजें हैं जो बदल जाएगी। स्पीड देखिए, 1 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड। आप कल्पना कीजिए कि कितनी तेज इंटरनेट स्पीड आएगी। 5G यूजर एक अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि आज जो 5G में उन्हें स्पीड मिल रही है उससे 100 गुना ज्यादा तेज चलेगा इंटरनेट। तो ये रहेगी 6G की ताकत। इसके अलावा वायरलेस कनेक्टिविटी कई गुना, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हम जो आज बातचीत करते हैं, कई चीजें कनेक्टेड रहती है इंटरनेट से, वो वायरलेस कनेक्टिविटी कई गुना तेज हो जाएगी। AI सेंसिंग, इमेजिंग, क्रांतिकारी सुधार इन क्षेत्रों में आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए, सेंसिंग कह लीजिए, इमेजिंग यानी कि आपके जो मैप्स वगैरह है उन सब में बड़े सुधार होते हुए दिखाई देंगे। अब डे टू डे लाइफ में आप क्या होता हुआ देखेंगे। खतरे की पहचान, अगेन ये सेंसर्स का काम है। आप पहले से प्रिडिक्ट कर पाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत ही हाई क्वालिटी सेंसर्स होंगे जिन्हें आप 6G पे चलाएंगे। हेल्थ की मॉनिटरिंग, आप देख रहे हैं कि रिमोट ऑपरेशंस वगैरह ऑलरेडी 5G पे शुरू हो चुके हैं। बहुत प्रिसाइज स्पीड चाहिए होती है प्रिसाइज ऑपरेशन के लिए, तो वो यहां और बेहतर होती हुई नजर आएगी। फीचर एंड फेशियल रिकॉग्निशन, अब आपके चेहरे की पहचान से ही सब कुछ होने लग जाएगा। बाकी के दूसरी चीजों के पहचान पत्रों की कमी होगी कम, और ये होगा 6G के जरिए मुमकिन। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जैसी चीजें भी आप इससे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सेंसिंग यहां पर स्ट्रांग होने जा रही है। उसके अलावा गैस, जहरीली वस्तुओं की सेंसिंग, अगेन सेंसिंग पे बहुत बड़ा काम होगा, और ये रियल टाइम सेंसिंग होगी और एज गुड एज ह्यूमन सेंसिंग, या जैसा हम एक्चुअल प्राणियों में, मतलब एक डॉग जितनी अच्छी स्नीफिंग कर सकता है आप और हम खुशबुओं को जितना अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, एक्चुअल रियल टाइम में वो सेंसर्स काम करेंगे। कैसे कर पाएंगे? 6G बनेगा उनकी ताकत। तो मिशन 6G की शुरुआत हो गई है। पहला फेज इसी साल से और 2030 तक रोल आउट होता हुआ नजर आएगा। और सियासी घमासान के बाद अब आखिरकार दिल्ली का बजट आज पेश हो गया। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने 78,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति, 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें और 26 नए फ्लाईओवर समेत कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। डिटेल समझते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन, क्या खास चीजें हैं दिल्ली के बजट में?
जी, एक दिन की देरी से ही सही, लेकिन आखिरकार आज दिल्ली का बजट पेश कर दिया गया। कुल मिला के 78,800 करोड़ का ये बजट था और आज दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बजट को पेश किया। जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ है वो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। 16,500 करोड़ के लगभग का एलोकेशन है और इसमें सरकारी स्कूलों को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने पर ध्यान दिया गया है। हर स्कूल को 20-20 कंप्यूटर दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा हर शिक्षक को और जो प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, उनको एक एक टैबलेट दिए जाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी अच्छा खासा एलोकेशन है। 9700 करोड़ से ज़्यादा का एलोकेशन किया गया है और इसमें अब तक दिल्ली में 250 तरह के जो टेस्ट हैं वो फ्री हैं। इसे बढ़ाकर 450 किए जाने की बात की गई है, जिसे तमाम मोहल्ला क्लिनिक या पॉली क्लिनिक या बाकी अस्पतालों में करवाया जा सकेगा। अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो बहुत जल्दी एक ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस आएगी, उसकी घोषणा इस बजट में अभी की गई है। इसके अलावा महिलाओं को मुफ्त बस सेवा की घोषणा भी इस बजट में की गई है। स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख से ज़्यादा मजदूरों को ऑन साइट ट्रेनिंग की बात कही गई है, जिसमें टूल्स जो हैं या बाकी जो ट्रेनिंग मटेरियल हैं वो दिए जाएंगे। तो इस तरह की कई सारी ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो कि पॉपुलिस्ट कहे जा सकते हैं या आम जनता से जुड़े हुए किए जाते थे, जिनकी घोषणा इस बार बजट में की गई। शुक्रिया रोहन। बढ़ते हैं आगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए बड़ा इंफ्रा पुश इस बजट में दिया गया है। ये वाला बजट है जो साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, कैपिटल सिटी है हमारी। लोग आए तो उनको लगना चाहिए कि एक महान देश की राजधानी में गए हैं। उसके लिए इस बार इस बजट में देयर इज अ ह्यूज इंफ्रा पुश, बहुत बड़ा पुश दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को। लगभग 21,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किए जाएंगे इस बजट में। और अब बात करते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 140 अंक चढ़कर 58,215 पर बंद हुआ। निफ्टी 44 अंक चढ़कर 17,152 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा तेजी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में रही। फार्मा, पीएसयू बैंक, ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। और बाजार की डिटेल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सबसे पहले सुमित ये बताएं कि आज की हलचल क्या रही, बाजार की खास बातें। देखिए, आज क्योंकि एक बड़ा आउटकम अवेटेड है, खासतौर से फेड किस तरह से फैसले लेता है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बाजार की नज़र तो रहेगी। तो उससे पहले थोड़ा सा कॉशियस और स्टांस मार्केट ने मेंटेन किया, लेकिन फिर भी अच्छे संकेत और संकेतों के बीच में शुरुआत तेज़ हुई। धीरे धीरे इंडेक्स ने 17,100 के लेवल्स को भी पार करके, 150 के लेवल्स को भी पार करके 200 के आसपास भी पहुंचे, लेकिन उसके बाद फिर वापस फिजल आउट हुई तेज़ी ऊपरी स्तरों से। और फिर इंडेक्स के अंदर जो बिकवाली रही उसमें कुछ हद तक सपोर्ट था फार्मा का, पीएसयू बैंक्स का, ऑटो का, एफएमसीजी में, जहां पे खरीदारी रही। मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आज बैक एंड पे रहा आईटी स्पेस, जहां पे थोड़ी बहुत कम खरीदारी थी। मिड कैप आईटी में फिर भी थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। प्रेशर था मेटल में, रियल्टी में, पीएसयू इंडेक्स में, जहां पे थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिली। लेकिन आज का जो स्टार था वो था फार्मा इंडेक्स, जहां पे लास्ट आवर में बाइंग और तेज होते हुए दिखाई पड़ी। तो कल एक्सपायरी भी है, फेड आउटकम भी है, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनको मार्केट अवेट कर रहा है। इसीलिए इंडेक्स में एक कॉशियस स्टांस आज मेंटेन होता हुआ दिखाई पड़ा। तो चलिए सुमित, ये बताइए कि आज एक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ रहा? देखिए, आज इंश्योरेंस स्पेस और साथ साथ एनबीएफसी, इन दोनों में बढ़िया तेजी रही। तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स को देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ 3% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2% ऊपर, बजाज फिनसर्व 2% ऊपर, सन फार्मा 1.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल करीब 2% नीचे रहा, एनटीपीसी 1.5% नीचे, अदानी पोर्ट 1.5% नीचे, अदानी एंटरप्राइज करीब 0.5% के आसपास ही बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में बढ़ने वालों में इमामी, लिंडे इंडिया, वोडाफोन आइडिया और मैक्स फाइनेंशियल, जहां पर अच्छी खासी खरीदारी थी। इनफैक्ट मैक्स तो आज एफ एंड ओ के टॉप गेनर्स में भी शुमार रहा। गिरने वाले शेयरों में एबीबी कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, सेल 2.5% नीचे, बीएचएल 2% नीचे और सोलर इंडस्ट्रीज करीब 2% बिकवाली यहां देखने को मिली। तेजी रही आज इंश्योरेंस स्पेस में, तो वहां तमाम शेयरों में खरीदारी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित। बढ़ते आगे, सरकार के हवाले से एक बड़ी खबर। सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी घटाने का एक मेगा प्लान तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही फर्टिलाइजर के प्रीमियम विकल्प जल्द ही बाजार में लॉन्च होंगे। क्या है विकल्प और कैसे होगा फ़ायदा, बताने के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण राय। एक बार फिर से चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी बताइए, 2 चीज़ें हैं इसमें, प्रीमियम प्रोडक्ट और जो सब्सिडी है उसको धीरे धीरे कम करने की बात है। क्या प्लान है सरकार का?
बिल्कुल, ये दोनों शब्द जो प्रीमियम प्रोडक्ट और सब्सिडी है, ये सुनने में अंतर विरोधी लगती है, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट मतलब महंगा होगा, लेकिन जो प्लान है उसके तहत प्रीमियम प्रोडक्ट भी किसानों को मिलेगा और किसानों को सस्ते में मिलेगा और सरकार की सब्सिडी भी घटेगी। दरअसल सरकार जो है फर्टिलाइजर के जो परंपरागत फर्टिलाइजर होते हैं उसके विकल्प के तौर पर एक प्रीमियम प्रोडक्ट हर फर्टिलाइजर का लॉन्च करने जा रही है। जैसे डीएपी के बराबर के विकल्प के तौर पर नैनो डीएपी लॉन्च करने जा रही है। जो परंपरागत यूरिया का हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उस यूरिया की जगह यूरिया गोल्ड इस्तेमाल लॉन्च करने जा रही है। यूरिया भी रहेगा, यूरिया गोल्ड रहेगा। इसी तरह से ट्रिपल एसपी एक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाएगा जो डीएपी और यूरिया को मिला करके बनाया जाएगा। तो ये अलग अलग जो प्रीमियम प्रोडक्ट होंगे उसकी क्षमता परंपरागत फर्टिलाइजर से ज्यादा क्षमता वाले होंगे, लेकिन कीमत जो होगा वो परंपरागत फर्टिलाइजर के मुकाबले कम होगा। और सब्सिडी जो सरकार देती है उस पर सब्सिडी या तो नहीं देगी या फिर कम देगी। नहीं देगी तब भी किसानों को सस्ते में पड़ेगा, क्योंकि नए केमिकल के आधार पर और बनाया जा रहा है। तो किसानों के लिए फायदे की बात होगी, सरकार के लिए फायदे की बात होगी। करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए जाता है फर्टिलाइजर सब्सिडी। और इसकी एक और खास बात यह है कि पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इससे मिट्टी की गुणवत्ता, उत्पादकता काफी बनी रहेगी, फसलों को ज्यादा फायदा होगा। इसी रणनीति के तहत सरकार इस पर काम शुरू कर दिया है और पहला प्रोडक्ट जो नैनो डीएपी है वो अगले सीजन से, बुआई सीजन से बाजार में आना शुरू भी हो जाएगा। जी चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। एक तीर से कई शिकार, ऐसी कोशिश कर रही है सरकार और आने वाले सीजन में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। बहरहाल राजधानी दिल्ली में जगह जगह मोदी विरोधी पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 2 प्रिंटिंग प्रेस मालिकों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पोस्टर में जो नारा था, मोदी हटाओ देश बचाओ, इन पोस्टर्स के मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई। अब तक 2000 से ज्यादा पोस्टर हटाए गए हैं। 2000 पोस्टर्स को जब्त कर लिया गया है। एफआईआर प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम और संपत्ति अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा नहीं है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस से बाहर आती हुई एक गाड़ी से भी कुछ पोस्टर्स जब्त किए हैं। आम आदमी पार्टी ने जवाब में ट्वीट करके तंज कसा। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। पोस्टर्स में क्या था जो 100 एफआईआर दर्ज करवा दी। मोदी हटाओ और देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम तरह के आपत्तिजनक पोस्टर लगाते रहते हैं। मैंने नहीं सुना दिल्ली पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज किया हो। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल हो रहे हैं, अगर देश के अंदर लोकतंत्र पर लगातार हमले कर रहे हैं, देश के संविधान के ऊपर अगर खतरे मंडरा रहे हैं, तो इस देश से लोगों की आवाज उठ रही है कि अगर इसका समाधान अब एक ही बचा है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। तो दिल्ली में एंटी मोदी पोस्टर पर क्यों छिड़ गया है वॉर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। देश में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतों को लेकर संसद की समिति ने आईसीएमआर से जानकारी मांगी है। स्वास्थ्य के मुद्दे पर गठित संसदीय समिति जानना चाहती है कि इन मौतों का कोई सीधा संबंध कोविड या कोविड वैक्सीनेशन से है या नहीं। समिति के चेयरमैन और राज्यसभा एमपी भुवनेश्वर कलिता ने हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सर, ये जो रिपोर्ट आप लोगों ने बनाई है उसमें जो आईसीएमआर से मांगी है आप लोगों ने रिपोर्ट, खासतौर से जो हार्ट अटैक्स को लेकर, उसमें क्या कंटेक्स्ट है, किस तरह से ये आप लोग देख रहे हैं इस पूरी इशू को? ये जो सडन हार्ट अटैक हमारे युवाओं में या उस उम्र के जो हमारे नागरिक हैं उन पे सडन आ गया है, ये एक कोविड का ये इम्पैक्ट है। ये कोविड के बाद ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है और हमारे सारे संस्थाएं और आईसीएमआर पर्टिकुलरली दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट और बड़े सक्सेसफुली इसका स्टडी कर रहा है। और हम भी इस पर समय समय पर हमको भी वो हमें भी उन्हें वो बताते हैं किस तरह की अभी
यह है, क्योंकि ये सडन फेनोमेनन तो समय पर इसका रीजन निकलेगा और उसका जो उपाय है वो भी निकलेगा उसके समाधान के लिए। कुछ स्पेसिफिक आईसीएमआर से डाटा रिपोर्ट्स वगैरह मांगी हैं, उनकी स्टडी मांगी है सर? देखिए, आईसीएमआर से हमारे तो आईसीएमआर हो और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री हो, आयुष हो, सबसे हमारे डिस्कशन होता रहता है और समय समय पर हम लोगों का बीच में जो डिस्कशन भी होता है और हमें जो डेवलपमेंट हो वो भी हमें बताते हैं। इधर खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे के मुखिया अमृतपाल सिंह की एक नई तस्वीर सामने आई है। इसमें उसका पूरा हुलिया बदला हुआ लग रहा है। फोटो में वो शर्ट और जीन्स पहने हुए है और उसकी दाढ़ी कटी हुई है। साथ ही माथे पर पारंपरिक सिख बाणे की जगह पगड़ी है। फोटो में दिखाई दे रही बाइक पुलिस को मिल गई है। अमृतपाल सिंह की खोज में पुलिस पिछले 4 दिन से लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल ब्रेजा कार से नंगल आंबिया के गुरुद्वारे आया और यहीं से अपना हुलिया बदलकर बाइक पर निकल गया। फिलहाल पुलिस ने कार को अमृतपाल के मीडिया एडवाइजर मनप्रीत मन्ना के घर से बरामद कर लिया है। इसके अलावा पुलिस अभी तक अमृतपाल के 154 करीबियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी ना होने पर पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई है और 4 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। और अभी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आयशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आयशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ और वहां से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज जो कंपनी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ लाल, उनकी मदर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ और आज भी वो रिटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आमतौर पर देखेंगे भी। तो अक्सर मुंबई में, अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मार्केट्स में आपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोडक्ट बिकते हुए दिखाई पड़े। अब लौटते हैं आयशर मोटर्स के ऊपर। दरअसल आयशर मोटर की शुरुआत 1948 में हुई थी और तब जब ये गुड अर्थ होती थी तब इसका जो कामकाज होता था वो इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करना, उनके पार्ट्स को इंपोर्ट करना, उसे असेंबल करना और उस असेंबल करने के बाद उसको बेचने का काम ये उस समय पर गुड अर्थ का होता था। धीरे धीरे वो गुड अर्थ से आयशर बनी और आयशर से होते हुए आज आयशर मोटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने पहला सम्मान आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को दिया। उनकी बेटी ने पिता को मिला पद्म विभूषण ग्रहण किया। इसके बाद बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिरला को व्यापार और उद्योग क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बिरला परिवार में पद्म पुरस्कार पाने वाले कुमार मंगलम चौथे व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा बिग बुल राकेश झुंझुनवाला को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी रेखा झुंझुनवाला ने पुरस्कार ग्रहण किया। पंडवानी गायिका उषा को पद्मश्री से नवाजा गया। उन्होंने सम्मान लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। और आज देश में त्योहारों का दिन है। अलग अलग समाज और धर्मों के त्योहार एक साथ पड़े हैं। आज से पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में चैत्र नवरात्र का त्यौहार शुरू हो गया है और नववर्ष का भी।
वहीं आज गुड़ी पड़वा की धूम है महाराष्ट्र और पश्चिमी देश के पश्चिमी हिस्सों में, दक्षिणी राज्यों में। आज ही के दिन मराठी नववर्ष की शुरुआत होती है। वहीं आज देश का सिंधी समाज चेटी चंड मना रहा है। ये सिंधी समाज के लिए नए साल की शुरुआत का पर्व है। इसके साथ ही वोहरा मुस्लिम समाज का रमजान भी आज से ही शुरू हो गया है। इसके अलावा दक्षिण भारत में उगादी भी। इसमें आने वाले रमजान के 30 दिन अब रोजे रखे जाएंगे। सभी दर्शकों को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।